सो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलीमर्स चैप्टर के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल क्वेश्चन. व्हाट आर पॉलीमर्स? पॉलीमर्स क्या होते हैं? सो पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स which consist of a large number of repeating structural units. ठीक है, पॉलीमर्स के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ लिंक होके वो एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास काफी ज्यादा हाई होता है. ठीक है, सो वी डिफाइन पॉलीमर्स एज द हाई मॉलिक्यूलर मास सबस्टेंसेस जिनका मास 10 to the power 4 to 10 to the power 7 यूनिट्स होता है, consisting of a large number of repeating structural units linked together in a regular फैशन. ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें बहुत सारे यूनिट्स रिपीटिंग यूनिट्स लिंक्ड होते हैं और उन रिपीटिंग यूनिट्स को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज मोनोमर्स. ठीक है, सो द रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स आर कॉल्ड एज मोनोमर्स. और उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से पॉलीमर्स बनते हैं, हम उस प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलीमराइजेशन. ठीक है, सो सिंपल क्वेश्चन है, पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स व्हिच कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड एज मोनोमर्स. ठीक, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is, how are polymers classified on the basis of structure? तो polymers की classification बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं. एक तरीका है on the basis of their structure. ठीक, so structure के basis पे polymers have been classified into three classes. Number one, they are called as linear polymers. Number second, they are called as branched polymers. And number third, they are called as, उनको हम नाम देते हैं cross linked polymers. ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं linear polymers की. नाम से ही पता चलता है, लीनियर पॉलीमर्स ऐसे पॉलीमर्स है जो बनते हैं इस तरीके से कि जिनमें रिपीटिंग यूनिट्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिंक होते हैं दैट दे गिव राइज टू लॉन्ग चेन्स ऑफ पॉलीमर्स. ठीक है ना, तो जिनमें स्ट्रेट चेन्स बनती है उनको हम नाम देते हैं, वी कॉल सच पॉलीमर्स एज लीनियर पॉलीमर्स. ठीक, सो इन दीज पॉलीमर्स मोनोमेरिक यूनिट्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स ऑफ पॉलीमर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, अब जिस तरीके से फॉर एग्जांपल हमने यहां पे दिखाया है, लीनियर चेन्स बन रही है, लंबी चेन्स बन रही है. अब चूंकि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर बहुत सारी पॉलीमेरिक चेन्स होंगी जो कि स्ट्रेट होंगी, तो वो स्ट्रेट पॉलीमेरिक चेन्स क्या कर सकते हैं? दे कैन पैक वेल टुगेदर. ठीक, वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पैकिंग कर सकते हैं. तो जब पैकिंग क्लोज होगी, उस क्लोज पैकिंग की वजह से इन लीनियर पॉलीमर्स के अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी? इनकी डेंसिटी काफी हाई होगी, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्लोज पैकिंग इनके अंदर स्ट्रॉन्गर इंटरैक्शंस होंगे जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है. ठीक है, इन सच पॉलीमर्स द पॉलीमेरिक चेन्स पैक वेल टुगेदर. Therefore, such polymers have high density, high tensile strength and high melting and boiling points. ठीक, तो अगर हम examples की बात करें, we have very common example polythene, then we have PVC को हम नाम देते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड. इसी तरीके से एक और एग्जांपल है नाइलॉन. ठीक, तो नाइलॉन जो होता है वो भी एक लीनियर चेन पॉलीमर होता है. ठीक, नेक्स्ट वन, ब्रांच्ड पॉलीमर्स. नाम से ही पता चलता है ये ऐसे पॉलीमर्स होंगे जिन पॉलीमर्स में मोनोमेरिक यूनिट्स इस तरीके से कंबाइन होंगे इन सच ए वे दैट स्ट्रेट चेन्स के अंदर किसी किसी जगह पे वो ब्रांचेस भी निकालते हैं. ठीक है, उनको हम ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स कहेंगे. इन दिस पॉलीमर्स मोनोमेरिक यूनिट्स नॉट ओनली कंबाइन together to form linear chains but also form branches at regular intervals along with the main chain. ठीक है, so ये एक branch chain polymer है. एक chain हमने दिखाई है. इसी तरीके से अगर एक और polymer chain में यहां पे दिखा रहा हूं जिसके अंदर branches है, तो branching की वजह से क्या होगा? ये एक दूसरे के साथ tightly pack नहीं होंगे. tightly pack नहीं होंगे तो इनकी densities कम हो जाएंगी. ठीक है, इनकी tensile strength कम होगी और उसके साथ साथ इनका melting boiling point जो होगा वो कम होगा. ठीक, इसके अंदर जो एग्जांपल्स है, मेन एग्जांपल्स है हमारे लो डेंसिटी पॉलीथीन. पॉलीथीन दो तरह का होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन. हाई डेंसिटी पॉलीथीन इज ए लीनियर चेन पॉलीमर एंड लो डेंसिटी पॉलीथीन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीमर. एक और एग्जांपल है एमाइलोपेक्टिन और एक और एग्जांपल है ग्लाइकोजन. ठीक, नेक्स्ट इज
क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। अब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स क्या होते हैं? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान क्रॉस लिंक्स बन जाते हैं, ठीक है, जिनमें पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान क्या होती है? क्रॉस लिंक्स, ठीक। एक पॉलीमेरिक चेन दूसरी पॉलीमेरिक चेन के साथ लिंक हो जाती है, उन लिंक्स को हम क्रॉस लिंक्स कहते हैं। और इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? इट गिव्स राइज टू ए 3-डायमेंशनल नेटवर्क टाइप ऑफ ए स्ट्रक्चर, ठीक। उस 3-डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर की वजह से वहां पे वो कंपाउंड जो होते हैं दे आर वेरी मच हार्ड, ठीक है ना, ये काफी हार्ड हो जाते हैं क्योंकि पॉलीमेरिक चेन्स एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होते हैं थ्रू क्रॉस लिंक्स, ठीक है, और उनकी डेंसिटीज भी काफी ज्यादा होती हैं, ठीक है। सो दीज आर दोज पॉलीमर्स इन विच द पॉलीमेरिक चेन्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय a large number of cross links and hence give 3-dimensional network structure, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हमारे पास है बैकलाइट, ठीक है, बैकलाइट है। इसी तरीके से वी हैव मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स। फाइन, नेक्स्ट वन, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, ठीक है। इलास्टोमर्स और फाइबर्स क्या होते हैं? इलास्टोमर्स हम उन पॉलीमर्स को कहते हैं जो रबर की तरह इलास्टिक होते हैं। बाय इलास्टिक वी मीन कि जब हम उनको स्ट्रेच करते हैं, उनके ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स अप्लाई करने से स्ट्रेच हो जाते हैं। स्ट्रेच होने का मतलब वो अपनी ओरिजिनल लेंथ से अपनी लेंथ बढ़ा देते हैं, ठीक। और जैसे ही हम उस फोर्स को रिलीज करते हैं दे रिटेन बैक देयर ओरिजिनल साइज, ठीक है। और उन इलास्टोमर्स के अंदर weakest intermolecular forces होते हैं, that is the van der Waals forces. So this is how we define them. These are rubber like solid polymers, they are elastic in nature, that is the polymer can be easily stretched by applying a little force. However, when the force is released it turns back to its original position. और इन polymers में क्या होता है? The polymer chains are held by the weakest intermolecular forces, van der Waals forces, ठीक है। examples क्या है इलास्टोमर्स के? we have रबर एक इलास्टोमर होता है, वी हैव अनदर वन ब्यूना एस, वी हैव अनदर वन ब्यूना एन। ये सारी क्या चीजें हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइबर्स। नाउ फाइबर्स किनको कहते हैं हम? ये थ्रेड लाइक पॉलीमर्स होते हैं, ठीक है, थ्रेड लाइक, ऐसे पॉलीमर्स जो थ्रेड्स की तरह थ्रेड के फॉर्म में बनते हैं, ठीक है, और हम इनको इजीली दे कैन बी इजीली वोवन टुगेदर, ठीक। सो दीज आर ए क्लास ऑफ पॉलीमर्स विच आर थ्रेड लाइक इन नेचर एंड कैन बी इजीली वोवन, ठीक। उनके अंदर क्या होता है? उनके अंदर काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, ठीक। फॉर एग्जांपल उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इनके अंदर डाइपोल इंटरैक्शंस होती है, ठीक है। तो हम सिंपली कहेंगे ये जो थ्रेड लाइक पॉलीमर्स होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल इंटरैक्शन, वी कॉल सच पॉलीमर्स एज, इनको हम नाम देते हैं फाइबर्स, ठीक है। सो these are a class of polymers which are thread-like in nature and can easily be woven. They have strong intermolecular forces between the chains, giving them elasticity and high tensile strength. Strong forces की वजह से क्या होता है? उनकी tensile strength काफी ज्यादा होती है। The intermolecular forces may be either hydrogen bonding or dipole interactions, ठीक है। और ये fibers जो होते हैं they have sharp and high melting point, ठीक। इसमें examples जो है, दो important examples है, एक है polyamides, दूसरे हैं polyesters। polyamides को हम nylons कहते हैं और polyesters में हमारे पास बहुत सारे examples आएंगे, ठीक। So you'll remember जो फाइबर्स होते हैं दे आर आइदर नाइलॉन्स और पॉलीएस्टर्स, फाइन, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन molecular structures and behaviors of thermoplastic and thermosetting polymers. Thermoplastic और thermosetting polymers की हमें प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है। थर्मोप्लास्टिक्स हम बोलते हैं उन पॉलीमर्स को जिनके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लाई करते हैं इन बिटवीन दैट ऑफ इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स। इलास्टोमर्स में क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं, फाइबर्स में क्या होते हैं? स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होते हैं। ऐसे पॉलीमर्स जिनके अंदर पॉलीमेरिक चेन्स में फोर्सेस इन बिटवीन ना उतने वीक होते हैं जितना इलास्टोमर्स में होते हैं और ना ही उतना स्ट्रॉन्ग होते हैं जितना फाइबर्स में होते हैं, वो होते हैं थर्मोप्लास्टिक।
plastics. ठीक है, so पहला point, these polymers have intermolecular forces of attraction between those of elastomers and fibers. elastomers और fibers के दरमियान. थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स किनको कहते हैं? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ऐसे सबस्टेंसेस होते हैं जो सेमी फ्लूइड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं, हीटिंग की वजह से क्या होता है? हीटिंग की वजह से वो एक सॉलिड मैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. दे गेट कन्वर्टेड टू ए सॉलिड मैस अपॉन हीटिंग. ठीक है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे क्रॉस लिंक्स आ जाते हैं. ठीक, सो दीज आर सेमी फ्लूइड सबस्टेंसेस विद low molecular mass, which when heated in mold undergo change in chemical composition to give a hard, infusible and insoluble mass. जो क्या देते हैं? जो हार्ड बन जाते हैं, इनफ्यूजिबल बन जाते हैं, जिनको मेल्ट नहीं कर सकते हम, एंड इनसॉल्युबल मास. क्लियर? ठीक है. दूसरा पॉइंट, ये जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं, दीज आर लीनियर और स्लाइटली ब्रांचेड. ये क्या होते हैं? ये या तो आइदर लीनियर होते हैं या फिर स्लाइटली ब्रांचड होते हैं. आइदर लीनियर और स्लाइटली ब्रांचड. ठीक, which are hard at room temperature and become soft and viscous on heating. So important feature है इनका, ये लीनियर होते हैं या स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं, हीटिंग से क्या होता है? दे बिकम सॉफ्ट. वो सॉफ्ट हो जाते हैं. ठीक है, और सॉफ्ट होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हम इनको डिफरेंट शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास जो भी फर्नीचर आइटम्स है जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, दे आर प्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक्स. ठीक है ना, जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, जो हीटिंग से सॉफ्ट हो जाते हैं और उसके बाद हम उनको फिर से किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. ठीक है, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में क्या होता है? दीज हैव एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर चेन्स टू गिव ए 3-डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड ऑन हीटिंग. तो जब हम इनको हीट करते हैं, किनको? थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को. हीटिंग की वजह से क्या होता है? हीटिंग की वजह से इनमें क्रॉस लिंक्स आ जाते हैं. क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? वो एक 3-डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड बना देते हैं और जो कि हार्ड होता है और इनफ्यूजिबल बन जाता है. ठीक है, तो जैसा कि हमने यहां पे एग्जांपल्स में दिखाया है कि दे हैव लीनियर चेन्स और इनके अंदर क्रॉस लिंक्स हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज दिस कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एनी चेंज. थर्मोप्लास्टिक्स को हम मेल्ट कर सकते हैं, बार बार मेल्ट कर सकते हैं और इनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक, लेकिन थर्मोसेटिंग पॉलीमर जो होते हैं, उनको एक बार हमने हीट किया तो उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो परमानेंट शेप इख्तियार करते हैं. उनको हम बार बार फिर मेल्ट करके डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, एग्जांपल्स क्या है? थर्मोप्लास्टिक्स में एग्जांपल है पीवीसी है, पॉलीथीन है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, बहुत सारे एग्जांपल्स है. ठीक, और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या है? बैकेलाइट एंड मेलामाइन. ठीक, बैकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर या यूरिया फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर. ठीक है, सो अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन निकालें, वी कैन से थर्मोप्लास्टिक्स ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड होते हैं, लेकिन जब हम उनको हीट करते हैं, उनको हीटिंग की वजह से क्या होता है? दे बिकम सॉफ्ट एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप्स. उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, दे लाई इन बिटवीन इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स. हाउएवर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स क्या होते हैं? ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जिनको जब हम हीट करते हैं तो हीटिंग की वजह से उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है, वो हार्ड हो जाते हैं, इनफ्यूजिबल बन जाते हैं और वो एक परमानेंट शेप इख्तियार करते हैं. इनको हम बार बार हीट करके, मेल्ट करके इनको डिजायर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. जो थर्मोप्लास्टिक्स है, थर्मोप्लास्टिक्स में एग्जांपल्स है पीवीसी, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीथीन और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स के एग्जांपल्स जो है दे आर बैकेलाइट और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर्स. ठीक, फाइन. नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between condensation and addition polymerization. Give examples of each of the resulting polymers. देखिए, कंडेंसेशन पॉलीमर्स और एडिशन पॉलीमर्स जो है, ये ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो बनते हैं बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एंड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन. अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन किसको कहते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसमें मोनोमेरिक यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंडेंस हो जाते हैं. ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन शो करते हैं. रिपीटेड कंडेंसेशन. कंडेंसेशन में क्या होता है? आपको पता है, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं
और उस लिंकिंग के साथ साथ वहां से एक छोटा मॉलिक्यूल लाइक वाटर और HCl और NH3 वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो वी कैन डिफाइन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इन दिस टू और मोर बाई फंक्शनल। मगर यहां पे याद रखना है कि कंडेंसेशन रिएक्शन होने के लिए इस मोनोमर के पास भी दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए, इस मोनोमर के पास भी दो फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप इसके एक फंक्शनल ग्रुप के साथ कंडेंस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर चेन को कंटिन्यू करना है तो इसके इस साइड का फंक्शनल ग्रुप भी होना चाहिए जो एक और मॉलिक्यूल के साथ लिंक हो जाए, इसके पास एक और फंक्शनल ग्रुप होगा जो एक और के साथ लिंक हो जाएगा। इस तरीके से पॉलीमेरिक चेन बढ़ती जाएगी, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फंक्शनल, बाइफंक्शनल और polyfunctional molecules undergo a series of independent condensation reactions with the elimination of simple molecules like water, alcohol, NH3, carbon dioxide, HCl, etc. to form a macromolecule. So in case of condensation polymerization, monomers एक दूसरे के साथ repeatedly condensation reaction करते हैं। Condensation polymerization के अंदर examples हैं हमारे formation of nylon and terylene, nylon and terylene, polyamides और polyesters, polyamides और polyesters कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नाइलॉन 66 की बात करें, नाइलॉन 66 इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ टू मोनोमेरिक यूनिट्स। एक होता है हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, and this is hexamethylene diamine, methylene diamine plus एडिपिक एसिड, ठीक। एडिपिक एसिड होता है CH2COOH, ठीक है। सो दिस इज एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड, ठीक ना। देखिए इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स है, इसके पास भी दो फंक्शनल ग्रुप्स है, तो क्या होगा, इसमें से H निकलेगा, इसमें से OH निकलेगा। सो व्हाट विल हैपन, वाटर मॉलिक्यूल बी रिलीज्ड, ठीक है। और यहां पे क्या बन जाएगा, NH2 का NH रहेगा, इट विल बी लिंक्ड टू दिस C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एंड यहां से भी चेन कंटिन्यू होगी, यहां से भी चेन कंटिन्यू होगी, और इसके एंड पे एक और NH2 ग्रुप है, ये H दूसरे एडिपिक एसिड के COH के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। वो उसका जो नेक्स्ट COH है वो नेक्स्ट हेक्सामिथिलीन डाइअमीन, हेक्सामिथिलीन डाइअमीन के NH2 ग्रुप के साथ कंडेंस होगा। इसी तरीके से रिपीटेडली कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन किसको हम कहेंगे, एक ऐसी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन जिसमें रिपीटेड एडिशन होती है मोनोमर्स की, ठीक। और एडिशन रिएक्शन होने के लिए क्या कंडीशन है, आपने पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एडिशन होती है उन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जिनमें या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। सो in this the molecules of the same or different monomers simply add on one another to form macromolecule. These molecules occur among molecules containing double or triple bonds, ठीक है। For example polythene है, polyvinyl chloride है, polyacrylonitrile है, ठीक है। So यहां पे आप देख सकते हैं पॉलीइथीन में बहुत सारे इथीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एड अप हो जाते हैं, ठीक, एंड दे गिव राइज टू पॉलीइथीन। वी कैन शो इट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल वी हैव CH2, दिस इज इथीन, एक और इथीन मैं दिखा रहा हूं। तो क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, ये आगे से अटैक करेगा, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, इट विल गेट कन्वर्टेड टू CH2, ये यहां से आगे बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 ये इसके साथ लिंक हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2, एंड द प्रोसेस विल गो ऑन। दैट मींस इसके अंदर क्या होगा, ये CH2 ग्रुप्स जो है ये रिपीट हो जाएंगे। सो इसमें रिपीटेड एडिशन होगी, इस पॉलीमराइजेशन को हम नाम देते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन कोपॉलीमर्स एंड होमोपॉलीमर्स, ठीक। कोपॉलीमर्स क्या होते हैं और होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं। होमोपॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को बोलते हैं whose repeating structural units are derived from only one type of monomers, जिनमें रिपीटिंग यूनिट एक ही मोनोमर से बनता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इथीन की, पॉलीइथीन की बात करें, अभी हमने दिखाया पॉलीइथीन में
इथीन मॉलिक्यूल्स ही क्या हो रहे हैं, रिपीट, एक इथीन फिर दूसरा इथीन फिर तीसरा इथीन फिर चौथा इथीन एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसमें एक ही तरह का मोनोमर यूनिट प्रेजेंट होता है। इसको हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे हम इसको, विल कॉल इट एज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, सो होमोपॉलीमर इज दैट विच इज फॉर्मड बाय द विच इज फॉर्मड, जिसमें रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, एक ही मोनोमर से बना होता है, ठीक। हाउएवर अगर हम कोपॉलीमर्स की बात करें, कोपॉलीमर्स में क्या होता है, polymers whose repeating structural units are derived from two or more type of monomers, ठीक। जैसे कि हमने इससे थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया ये नाइलॉन का, ठीक है। तो नाइलॉन कैसे बनता है, इसमें हेक्सामिथिलीन डाइअमीन कंडेंसेशन करता है एडिपिक एसिड के साथ, फिर एडिपिक एसिड एक और हेक्सामिथिलीन डाइमीन के साथ कंडेंस होगा, फिर हेक्सामिथिलीन डाइमीन एक और एडिपिक एसिड के साथ कंबाइन होगा एंड द प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है ना। सो दैट मींस ऐसे पॉलीमर्स जिनमें रिपीटिंग यूनिट क्या होता है, जिसमें रिपीटिंग यूनिट बनता है एक से ज्यादा तरह के मोनोमेरिक यूनिट से। तो इसमें मोनोमेरिक यूनिट कौन कौन सा है, हेक्सामिथिलीन डाइमीन है और एडिपिक एसिड है। पॉलीथीन में क्या था, पॉलीथीन में सिर्फ इथीन मॉलिक्यूल्स थे। तो जिसमें एक ही तरह के मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं उनको होमोपॉलीमर्स कहेंगे, जिनमें एक से ज्यादा होते हैं उनको हम रिपीटिंग यूनिट्स एक से ज्यादा मोनोमर से बने होते हैं उनको हम नाम देते हैं, वी कॉल सच पॉलीमर्स एज कोपॉलीमर्स, ठीक। So next question is, what are biodegradable polymers? Give one example. Biodegradable polymers क्या होते हैं, इनका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हम उन पॉलीमर्स को कहेंगे जो खुद ब खुद धीरे धीरे एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से डिग्रेड हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं जो यूजुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स होते हैं, मोस्टली पॉलीथीन ले लीजिए आप एग्जांपल। पॉलीथीन को अगर आप 1000 साल तक भी रखेंगे, किसमें, जमीन के अंदर रखेंगे, वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है। उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ऑन द अदर हैंड वी हैव सर्टेन बायोमोलिक्यूल्स, वी हैव सर्टेन पॉलीमर्स जो डिग्रेड होते हैं, जो डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सच पॉलीमर्स विल बी कॉल्ड एज, उनको हम क्या नाम देंगे, विल कॉल सच पॉलीमर्स एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, ठीक। सो ऑल दोस बायोपॉलीमर्स which disintegrate by themselves in biological systems during certain period of time by enzymatic hydrolysis are called biodegradable polymers, ठीक है। So biodegradable हमारे पास नेचुरल सोर्सेस से भी मिल सकते हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, ठीक। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स है, ठीक। तो ये नेचुरली एंजाइमेटिक एक्शन से क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज हो सकते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एज वेल। वन सच एग्जांपल इज पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कोपॉलीमर विद बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, जिसको हम नाम देते हैं PHBV, PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट। बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट होता है और हाइड्रोक्सी वैलेरेट होता है, ठीक है ना। ब्यूटायरिक एसिड होता है और हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड होता है और हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो आपस में कंबाइन होके एक पॉलीमर बनाते हैं, जिस पॉलीमर को हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो यहां पे मैं इसका स्ट्रक्चर भी बनाने की कोशिश करूंगा। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस वन, 1 2 3। ब्यूटा का मतलब क्या होता है, ब्यूटा का मतलब होता है 4 कार्बन, ठीक है। नाउ दिस इज लाइक दिस, COOH CH2 CH CH2। सो ये मैंने ब्यूटेनोइक एसिड बनाया या ब्यूटायरिक एसिड बनाया। अब चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज द अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप। यू विल कॉल दिस एज बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड, और यू कैन कॉल इट एज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ब्यूटायरेट, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ठीक। प्लस वैलेरिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड होता है पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लाइक दिस, CH2 CH2 CH CH2 COOH, दिस इज पेंटेनोइक एसिड, और इसके बीटा पोजीशन पे भी क्या होगा, OH ग्रुप, दिस इज बीटा कार्बन, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा यहाँ पे, इसमें से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, ठीक। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH
3 CH2 COOH, ये क्या करेगा, डबल बॉन्ड O और इसका OH नेक्स्ट वाले बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट के OH के साथ लिंक हो जाएगा. सो ये यहां से भी कंटिन्यू होगा और यहां से आगे क्या होगा, CH2 CH, इसके OH का H निकलेगा, O कंटिन्यू करेगा, CH3, दिस इज CH3, सॉरी CH3, ठीक है ना. सो दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट और इस पॉलीमर को हम नाम देंगे, वी विल कॉल दिस पॉलीमर एज poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate, and it is an example of a synthetic biodegradable polymer. ठीक है, तो इसके कुछ uses देखते हैं. इनके क्या uses हैं? These are used in packaging. इनसे हम बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग मटेरियल बना सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इनको हम ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में यूज करते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस यूज करते हैं इनको ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस में, और इनको यूज किया जाता है इन कंट्रोल्ड ड्रग रिलीज. ठीक, कैप्सूल्स जो होते हैं, जो आपने देखा होगा कि वो जैसे पॉलीथीन जैसा लगता है उसमें, जिसके अंदर दवाई होती है, ठीक, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल होता है. वो जब बॉडी के अंदर चला जाता है तो एंजाइमेटिक एक्शन की वजह से डिसॉल्व हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है. ठीक है, वी कॉल सच कंपाउंड, सच पॉलीमर्स एज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. So write the names and structures of the monomers of the following. ठीक है, हमें क्या करना है, हमें नाम बताने हैं और स्ट्रक्चर्स बताने हैं किनके, इन कंपाउंड्स के, इन पॉलीमर्स के, मोनोमर्स के. ठीक है, नंबर 1 इज पॉलीस्टाइरीन. पॉलीस्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन जो होता है, इट इज ए पॉलीमर ऑफ स्टाइरीन. ठीक, किसका पॉलीमर होता है, स्टाइरीन का. और स्टाइरीन क्या होता है, स्टाइरीन इज CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे बेंजीन रिंग लगा है. ठीक, सो दिस इज स्टाइरीन. यही स्टाइरीन मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ ऐड अप हो जाएंगे, इट विल गिव राइज टू पॉलीस्टाइरीन. बात समझ रहे हैं आप. ठीक है, तो बहुत सारे ये n टाइम्स जब कंबाइन होंगे, व्हाट विल हैपन, इनके दरमियान डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में. सो इनका जो पॉलीमर होगा दैट विल बी लाइक दिस. CH, ये यहां से भी कंटिन्यू करेगा सिंगल बॉन्ड, CH2 यहां से भी कंटिन्यू करेगा, और ये बेंजीन रिंग इसमें होगा. दिस विल बी द रिपीटिंग यूनिट. ठीक, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज पॉलीस्टाइरीन. दिस इज पॉलीस्टाइरीन एंड दिस इज इट्स मोनोमेरिक यूनिट स्टाइरीन. नेक्स्ट वन इज डेक्रॉन. डेक्रॉन, डेक्रॉन जो है, डेक्रॉन is another name for pteryline. Pteryline. डेक्रॉन is another name for pteryline. ठीक है, और pteryline का जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, it is a copolymer of terephthalic acid. Terephthalic acid. It is a copolymer of terephthalic acid and ethylene glycol. And ethylene glycol. And ethylene glycol. It is a copolymer of terephthalic acid and ethylene glycol. Terephthalic acid का स्ट्रक्चर क्या होता है? Terephthalic acid is benzene. बेंजीन के इस पोजीशन पे भी COOH और पैरा पोजीशन पे COOH. बेंजीन के 1 पे और 4 पे COOH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, वी कॉल दिस एज टेरिलीन. ठीक, प्लस ये किसके साथ कंबाइन होता है, इथिलीन ग्लाइकॉल के साथ. इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH. ठीक, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल. ठीक है, अब क्या होगा, इसमें से फिर से OH निकलेगा, इसमें से H निकलेगा, तो यहां पे एक C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज क्रिएट होगा. CH2 इसके OH में से H निकलेगा और ये यहां से कंटिन्यू करेगा. सिमिलरली इट विल बी लिंक्ड टू बेंजीन लाइक दिस. C double bond O and it will continue from here. ठीक है, so this is what is basically decron. This is decron. और इसका जो रिपीटिंग यूनिट होता है, मोनोमर जो है इसका टेरिप्थैलिक एसिड है और
इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। फाइन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है दैट इज टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का जो रिपीटिंग यूनिट होता है, टेफ्लॉन इज बेसिकली ऑल्सो नेम्ड एज पॉली टेट्रा फ्लोरो इथेन, इथीन, पॉली टेट्राफ्लोरो इथीन। तो इसमें टेट्राफ्लोरो इथीन यूनिट जो होता है रिपीटिंग यूनिट होता है। इट्स लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी। अब इथीन में से हमने सभी हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करके फ्लोरीन एटम्स दिए हैं, ठीक है। सो एफ 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 एंड एफ, ठीक। दिस इज टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन, टेट्राफ्लोरो इथीन। और यही टेट्राफ्लोरोइथीन एक दूसरे के साथ एडअप होंगे और हमें पॉली टेट्राफ्लोरोइथीन यानी कि टेफ्लॉन मिल जाएगा, ठीक है। सो इसका जो पॉलीमर होगा उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये एफ एफ ये यहां से कंटिन्यू करेगा, एफ और एफ यहां से कंटिन्यू करेगा एन टाइम्स, ठीक। दिस इज टेफ्लॉन, दिस इज टेफ्लॉन। फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। राइट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ नेचुरल रबर, डिफाइन वल्कनाइजेशन, ठीक है। नेचुरल रबर की केमिकल कंपोजिशन बतानी है और वल्कनाइजेशन प्रोसेस क्या होती है वो बताना है, ठीक। सो you'll remember that natural rubber is obtained from the latex of the rubber tree, ठीक। और latex क्या होता है? latex एक colloidal solution होता है पॉलीआइसोप्रीन का, ठीक है। पॉलीआइसोप्रीन बना होता है आइसोप्रीन यूनिट्स का, ठीक। और आइसोप्रीन क्या होता है? आइसोप्रीन इज 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है। 2-methyl-1,3-butadiene होता है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स आइसोप्रीन यूनिट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके पॉलीआइसोप्रीन बनाते हैं और इसी पॉलीआइसोप्रीन को हम नेचुरल रबर कहते हैं। क्लियर, ठीक है। वी कॉल नेचुरल रबर हैज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ पॉलीआइसोप्रीन, ठीक। बट इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉलीआइसोप्रीन जो होता है ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। एक होता है सिस पॉलीआइसोप्रीन और दूसरा होता है ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। तो नेचुरल रबर का आपको याद रखना है, नेचुरल रबर इज सिस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है ना, सिस पॉलीआइसोप्रीन। ट्रांस वाला जो पॉलीआइसोप्रीन होता है दैट्स कॉल्ड एज गट्टा परचा, ठीक है, उसको हम गट्टा परचा कहते हैं, ठीक है। और नेचुरल रबर की केमिकल कंपोजिशन क्या होती है? नेचुरल रबर इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। वही हमने यहां पे भी लिखा है, नेचुरल रबर इज मेड अप ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन अ मिल्की व्हाइट लिक्विड कॉल्ड लेटेक्स ऑफ द रबर ट्री, ठीक। इट इज मेड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इज 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है, which has a chemical formula of this and it is known as cis-1,4 polyisoprene, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाए नेचुरल रबर का बताइए कंपोजिशन क्या होता है, सो नेचुरल रबर इज सिस पॉलीआइसोप्रीन, ठीक है। सो दिस इज सिस पॉलीआइसोप्रीन। आप देख सकते हैं इसमें सी डबल बॉन्ड सी है, थोड़ा सा इसको जूम इन करते हैं लाइक दिस। सो अगर आप देखें इसमें यू कैन सी कि कार्बन जो है, कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और इसके साथ H लगा है, एक CH2 ग्रुप है, एक CH3 ग्रुप है और एक CH2 ग्रुप है, ठीक। नाउ यू कैन सी CH2 और CH2 और CH2, ये CH2 और ये CH2, they are on the same side of the double bond and such position, such arrangement is called as cis। तो आप जहां पे भी जाएंगे वहां पे आप देखेंगे ये CH2 यहां पे CH2 on the same side, CH2 and CH2 on the same side। That is why we call such type of arrangement as cis arrangement, and natural rubber has a cis polyisoprene type of structure। Clear, ठीक है। Let's move to the next one, that is vulcanization। vulcanization क्या होता है? देखिए नेचुरल रबर जो होता है इट इज इलास्टिक इन नेचर, ठीक है, मगर इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो बहुत ही कम होती है, ठीक। नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी बहुत ही कम होती है और वो एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम नेचुरल रबर की
इलास्टिसिटी और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं बाय ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन। ठीक, तो वल्कनाइजेशन क्या है? वल्कनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रबर। ठीक, और ये सब कैसे किया जाता है? ये किया जाता है इन वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, सल्फर क्रॉस लिंक्स are introduced between the polymeric chains of natural rubber। देखिए, जो नेचुरल रबर होता है उसके अंदर हम सल्फर के क्रॉस लिंक्स क्रिएट करते हैं। कैसे? नेचुरल रबर को हम मिक्स करते हैं, इट इज मिक्सड विद 3 to 5% सल्फर एंड हीटेड एट 100 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड to form cross linking of cis 1,4 polyisoprene chains through disulfide bonds। ठीक, अभी हमने बताया कि नेचुरल रबर सिस पॉलीआइसोप्रीन का बना होता है, उन चेन्स का बना होता है। तो अगर हम इस नेचुरल रबर को हीट करते हैं 3 to 5% सल्फर के साथ, ठीक है, वहां पे क्या होता है? सल्फर के ब्रिजेस बन जाते हैं, सल्फर के क्रॉस लिंक्स इंट्रोड्यूस होते हैं इन पॉलीमेरिक चेन्स के दरमियान। इस लिंकिंग की वजह से, इस क्रॉस लिंकिंग की वजह से क्या होता है? सल्फर की इलास्टिसिटी और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया जाता है। इस सारी प्रोसेस को वल्कनाइजेशन कहते हैं। ठीक, तो सिंपल टर्म्स में वल्कनाइजेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम नेचुरल रबर की प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग सल्फर क्रॉस लिंक्स बिटवीन द पॉलीमेरिक चेन्स। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इज The next question is, write the structure and IUPAC names of monomers of the following polymers. Number 1, Buna-S. Buna-S का हमें स्ट्रक्चर बताना है और इसके मोनोमर्स की बात करनी है। ठीक, Buna-S जो है, it is a copolymer of 1,3-butadiene and styrene. ठीक, it is a copolymer of 1,3-butadiene and styrene. So this is 1,3-butadiene and दिस इज स्टाइरीन। ठीक है, तो अब आप खुद बता सकते हैं यहां पे क्या होगा। यहां पे एक दूसरे के साथ एडिशन होगी, ठीक है ना, ये इस पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये आगे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से वहां पे इनके दरमियान पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी। हमें सिर्फ क्या करना है? हमें बताना है इस क्वेश्चन में इनके मोनोमेरिक यूनिट्स का IUPAC नेम और इनके मोनोमेरिक यूनिट्स का स्ट्रक्चर बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हमने बताया Buna-S। Buna-S इज ए पॉलीमर ऑफ ब्यूटाडाइइन एंड स्टाइरीन। ठीक, नेक्स्ट इज नायलॉन 6,6, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। इट्स ए कोपॉलीमर ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथिलीन डाइअमीन। ठीक, सो एडिपिक एसिड और हेक्सामिथिलीन डाइअमीन का ये बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन is write the name of monomers used for getting the following polymers। ये polymers बनाने के लिए किन मोनोमर्स की जरूरत पड़ती है? टेफ्लॉन है पहला। टेफ्लॉन के बारे में हमने इससे पहले ही बताया कि इट इज ए पॉलीमर ऑफ टेट्राफ्लोरोईथीन। टेट्राफ्लोरोईथीन ऑलरेडी हमने बताया। देन यू हैव Buna-N। इससे पहले हमने Buna-S की बात की। Buna-S किस किस का बना था? ब्यूटाडाइइन स्टाइरीन। Buna-N is made up of butadiene and proptoene nitrile। proptoene nitrile is this CH2 double bond CH single bond CN। ठीक है, इसको हम एक्राइलोनाइट्राइल भी कहते हैं, एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, सो एक्राइलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइइन के मोनोमर से Buna-N बनता है। ठीक, सो एक्राइलोनाइट्राइल का IUPAC नाम क्या है? इट विल बी 1, 2, 3। यू विल से इट इज proptoene 1-nitrile या एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, लास्ट पे है टेरिलीन। टेरिलीन के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। टेरिलीन इज इट इज ए पॉलीमर ऑफ, क्या क्या हमने बताया था? इट्स ए पॉलीमर ऑफ टेरिप्थैलिक एसिड। टेरिप्थैलिक एसिड एंड टेरिप्थैलिक एसिड क्या होता है? टेरिप्थैलिक एसिड इज बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप्स 1 और 4 पोजीशन पे है। सो वी कॉल दिस एज बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और सिंपली टेरिप्थैलिक एसिड। और किसका? और इथिलीन ग्लाइकॉल का। इथिलीन ग्लाइकॉल इज CH2OH and OH। ठीक, now you can call this as 1,2, you can call this as ethane 1,2-diol। वही है इथिलीन ग्लाइकॉल और ethane 1,2-diol। So Teflon is a polymer of tetrafluoroethene,
Buna N is a polymer of butadiene and acrylonitrile, and pteryline is a polymer of this terephthalic acid and ethylene glycol. So now let's take a few more questions from another important topic, that is metallurgy. So metallurgy में हम पहला question ले रहे हैं. The first question is the differentiate between a mineral and an ore. मिनरल और ओर के दरमियान डिफरेंस क्या है? यू नो मेटल्स जो होते हैं वो नेचर में दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं, आइदर इन द फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट. ठीक, कंबाइंड स्टेट में ये मेटल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट आइदर इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स, देयर सल्फेट्स, देयर हाइड्राइड्स, देयर कार्बोनेट्स, देयर हैलाइड्स एटसेट्रा. ठीक, सो कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में ये मेटल्स जिस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उस फॉर्म को हम मिनरल का नाम देते हैं. ठीक है, नाउ और किसको हम कहते हैं? और का मतलब वो मिनरल होता है जिस मिनरल से हम इस मेटल को बाहर निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली. ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम जो है वो अर्थ क्रस्ट में सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, और वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ बॉक्साइट भी. ठीक, तो लेकिन हम सॉइल से कभी भी एल्यूमिनियम को आइसोलेट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉइल के अंदर जो एल्यूमिनियम प्रेजेंट होता है उसको बाहर निकालने में जो प्रोसेसेस लगेंगी उनका खर्चा ज्यादा होगा उससे जितना हमें एल्यूमिनियम वहां से मिलेगा. ठीक, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम इसी एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे? फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज बॉक्साइट. बॉक्साइट के फॉर्म में भी एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन उस बॉक्साइट से हम एल्यूमिनियम को कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली बाहर निकाल सकते हैं. ठीक है, सो मिनरल इज डिफाइंड एज mineral is the naturally occurring chemical substance in the form of which metals occur in the earth's crust. ठीक, along with the impurities they are called as minerals. ठीक है, now what's an ore? Ore is the mineral from which the metal can be extracted conveniently and economically is called an ore. ठीक है, so combined state में metal जिस form में होगा उसको mineral कहते हैं, और जिस mineral से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं कन्वीनियंटली एंड प्रॉफिटेबली उसको हम ओर का नाम देते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी मिनरल्स है, जितने भी ओर्स है वो सारे मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन हर कोई मिनरल जो है उसको हम ओर नहीं कह सकते. ठीक, सो द टैगलाइन एट द लास्ट विल बी दस ऑल द ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स. फाइन. ठीक, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you mean by concentration of ore? Describe froth flotation. You know, metallurgy के अंदर metals को extract करने के लिए हम different steps use करते हैं. तो पहला स्टेप जो होता है, हम मेटल को जमीन से बाहर निकालते हैं और उसके बाद हम उसको क्रश करते हैं, पाउडर करते हैं. ठीक है, पाउडर फॉर्म के अंदर उस ओर के साथ बहुत सारी इंप्योरिटीज एसोसिएटेड होती है. ठीक है ना, और उन इंप्योरिटीज को हम नाम देते हैं, वी कॉल देम एज गैंग और मैट्रिक्स. ठीक है, गैंग और मैट्रिक्स क्या होते हैं? और पार्टिकल्स के साथ जो अर्थली इंप्योरिटीज, सिलिशियस इंप्योरिटीज एसोसिएटेड होती है उनको हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं. ठीक है ना. नाउ कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? दिस इज द नेक्स्ट स्टेप इन मेटलर्जी. ठीक, कंसंट्रेशन में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इसी पाउडर्ड ओर से गैंग या मैट्रिक्स को बाहर निकाल देते हैं, इसको हम साफ कर देते हैं ओर को. ठीक, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज what do you mean by concentration? So we say the process of removal of unwanted impurities, जिसको गैंग और मैट्रिक्स कहा जाता है, फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर. ठीक, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं. इसका एक और नाम भी है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज बेनिफेक्शन और दिस इज कॉल्ड एज ओर ड्रेसिंग. इसको ओर ड्रेसिंग या बेनिफेक्शन या कॉन्सेंट्रेशन का नाम देते हैं. ठीक है, नाउ हम कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं. हम कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटी सेपरेशन, हम कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं यूजिंग दिस फ्रॉथ फ्लोटेशन, इसी तरीके से हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं, ओर की सफाई कर सकते हैं, हम मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लीचिंग कर सकते हैं. ठीक है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास जिनसे हम ओर की सफाई कर सकते हैं. लेकिन यहां पे क्वेश्चन में हमें बताया गया है डिस्क्राइब फ्रॉथ फ्लोटेशन. ठीक, फ्रॉथ फ्लोटेशन क्या होता है? सबसे पहली बात, फ्रॉथ फ्लोटेशन इज अ मेथड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर. ठीक, अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि फ्रॉथ फ्लोटेशन हम
किन ओर्स के लिए करते हैं, ठीक। सो यू विल रिमेंबर दैट फ्रॉथ फ्लोटेशन हम करते हैं सल्फाइड ओर्स के लिए, ठीक है, उन ओर्स के लिए जिनमें मेटल प्रेजेंट होता है एज ए सल्फाइड। फॉर एग्जाम्पल, if you take this one CuFeS2 copper pyrites, it's an ore of copper. इसी तरीके से we have ZnS zinc sulfide, ठीक, it's an ore of zinc. इसी तरीके से lead sulfide, an ore of lead. So the first point is that this method is used for removing gangue from sulfide ores like zinc sulfide, lead sulfide, copper pyrites, ठीक है, क्लियर। सो ये पहली बात कि ये किन ओर्स के लिए की जाएगी। नंबर सेकंड, ये प्रोसेस जो है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक। नाउ यू विल रिमेंबर दैट इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सल्फाइड के जो ओर पार्टिकल्स होते हैं, सल्फाइड ओर पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर मोर सॉल्युबल इन ऑयल्स and gangue particles are soluble in water, ठीक है। So it is based on the principle that sulfide ore particles are soluble or they are wetted by oil particles and gangue particles are wetted more by water, ठीक। So this method is based on the principle that the surface of sulfide ore particles is preferentially wetted by oil while the surface of gangue particles is preferentially wetted by water, ठीक है। So हमारे सल्फाइड ओर पार्टिकल्स ज्यादा सॉल्युबल ऑयल में होते हैं और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। सो व्हाट वी डू इज व्हाट इज एक्चुअली द प्रोसीजर वी कैरी आउट इन दिस प्रोसेस, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम इस प्रोसेस में ओर को लेते हैं और उस ओर का सस्पेंशन बना देते हैं, ठीक है। ओर का हम सस्पेंशन बना देते हैं, ठीक, किसके साथ, हम इस ओर का सस्पेंशन बना देते हैं ऑयल के साथ, ठीक है ना। हम ओर पार्टिकल्स को डालते हैं किसमें, ऑयल में और वाटर में, ठीक है ना, ऑयल में और वाटर में। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद सो दिस इज ओर, हमने ओर लिया है एक टैंक में, उस टैंक के अंदर हमने क्या डाला हुआ है, हमने ऑयल डाला हुआ है जिसको हम कलेक्टर का नाम कहते हैं, और उस ऑयल के साथ हमने वाटर डाला हुआ है, ठीक है। नाउ उसके बाद हम क्या डालते हैं, उसमें एक और चीज ऐड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, ठीक है, फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स। फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं, देखिए हमने इसमें क्या क्या डाला, और पार्टिकल्स डाले, साथ में हमने उस और के साथ क्या होगा, एसोसिएटेड इंप्योरिटीज होंगी, इसको हमने किस में डाल दिया, ऑयल में और वाटर में, एक टैंक में ले लिया। फिर हम क्या करते हैं, उस मिक्सचर को हम काफी स्ट्रांगली एजिटेट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम एजिटेट करते हैं यूजिंग ए करंट ऑफ एयर, ठीक, या हम एक मोटर के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको एजिटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हमने एजिटेशन स्टार्ट की, एजिटेशन की वजह से क्या होगा, एजिटेशन की वजह से जो हमारे और पार्टिकल्स होते हैं वो ऑयल के अंदर सॉल्युबलाइज हो जाते हैं, ठीक, और एजिटेशन की वजह से क्या होता है, वहां पे फ्रॉथ जनरेट होता है, ठीक है, झाग बन जाता है। किसका झाग बन जाता है, ऑयल का झाग बन जाता है, और जिसमें हमारे और पार्टिकल्स चले जाते हैं, ठीक है। और जो हमारे गैंग पार्टिकल्स या इंप्योरिटीज होते हैं वो किस में रह जाते हैं, वाटर में रह जाते हैं, ठीक है, क्लियर है बात, ठीक। क्योंकि फ्रॉथ जो होता है वो लाइटर होता है देन वाटर, वो उसके ऊपर रहता है, ठीक। नाउ इसके साथ साथ हम ऐड क्या करते हैं, वी ऐड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, कुछ ऐसे केमिकल्स ऐड करते हैं जो इस फ्रॉथ को स्टेबलाइज कर देते हैं, क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, इस फ्रॉथ को जो यहां पे फ्रॉथ जनरेट हुआ, इस फ्रॉथ को हम क्या करते हैं, वी स्किम इट ऑफ, हम इसको बाहर निकाल देते हैं दूसरे कंटेनर में, ठीक। और दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, इस फ्रॉथ की हम वॉशिंग कर देते हैं वाटर से, ताकि हमारे जो सल्फाइड और पार्टिकल्स फ्रॉथ के अंदर थे वो वापस इनसॉल्युबल फॉर्म में वाटर के अंदर चले जाएंगे। इस तरीके से जो गैंग पार्टिकल्स होंगे वो कंटेनर में ही रहेंगे विद द वाटर, और जो और पार्टिकल्स होंगे वो इस फ्रॉथ के अंदर होंगे, और इस फ्रॉथ को हम बाहर निकालेंगे दूसरे कंटेनर में, इसको वॉश करेंगे, फ्रॉथ से हम बाहर निकालेंगे और के पार्टिकल्स। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक। तो हम इसको डिफाइन करते हैं ऐसे, in this process powdered ore is mixed with collectors। कलेक्टर किसको हमने कहा, ऑयल को। सो ऑयल कौन हम जनरली यूज करते हैं, पाइन ऑयल या फैटी एसिड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक। और एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स, इसमें हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं जो स्टेबलाइज करते हैं फ्रॉथ को, ताकि उससे क्या हो, उससे ज्यादा और पार्टिकल्स फ्रॉथ के अंदर चले जाए, ठीक है। एग्जांपल क्या है फ्रॉथ स्टेबलाइजर्स के, कुछ क्रिजोल्स हम यूज करते हैं या एनिलीन यूज करते हैं, विच एनहांस द नॉन वेटेबिलिटी ऑफ द मिनरल पार्टिकल्स एंड फ्रॉथ स्टेबलाइजर
स्टेबलाइजेशन रेस्पेक्टिवली, जो क्या करते हैं, जो एनहांस करते हैं फ्रॉथ स्टेबलाइजेशन को और इन और पार्टिकल्स की वेटेबिलिटी को ऑयल में इंक्रीज कर देते हैं। ठीक, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद हम द सस्पेंशन इज देन स्ट्रांगली एजिटेटेड बाय ए ब्लास्ट ऑफ एयर। ठीक, एज ए रिजल्ट ऑफ विच और comes with the froth and gang remains in the solution। और froth में आएगा, gang जो होगा वो solution में रहेगा। Then what we do, the froth is skimmed off, हम इसको बाहर निकाल देते हैं and transfer to another tank where it is washed with water to recover the ore। तो हम ore को recover कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए froth flotation describe करें, you can write these 3 points along with this diagram। ठीक है ना, this way we have discussed froth flotation in a very simple manner। ठीक है, let's move to the next one। The next question is, what is the significance of leaching in the extraction of aluminium? देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम concentration use करते हैं to remove the impurity from the ore, and we have different methods. One of the methods is what we call as a leaching. ठीक, and you'll remember that leaching is the chemical method of कॉन्सेंट्रेटिंग द ओर। ठीक, लीचिंग में हम क्या करते हैं, लीचिंग में हम जनरल तरीका क्या है, जनरल मेथड ये है कि हम लीचिंग में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा ओर है। ठीक, इस ओर के साथ एसोसिएटेड है साथ में ओर प्लस इंप्योरिटी गैंग, ये हमारे पास अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज, हम इस ओर को ट्रीट करते हैं एक केमिकल सबस्टेंस के साथ, एक सूटेबल केमिकल सबस्टेंस के साथ। ठीक है, इस सूटेबल केमिकल सबस्टेंस को हम नाम देते हैं, वी कॉल इट एज ए लीचिंग एजेंट। इसको हम नाम देते हैं लीचिंग एजेंट। ठीक, ये केमिकल सबस्टेंस क्या करता है, ये कैसा होना चाहिए, ये केमिकल सबस्टेंस ऐसा होना चाहिए जो ओर और गैंग में से प्रेफरेंशियली ओर के साथ रिएक्ट करे। प्रेफरेंशियली किसके साथ रिएक्ट करे, ओर के साथ रिएक्ट करे। ठीक है ना, तो जब केमिकल सबस्टेंस ने ओर के साथ रिएक्ट किया और ये एक सॉल्युबल सबस्टेंस बना देता है। ठीक है, पीछे क्या रहेगा, गैंग, जिसने केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं किया तो ये एज एन इनसॉल्युबल सबस्टेंस वहां पे रहेगा। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, हमारे पास मिक्सचर होता है ओर प्लस गैंग। What we do, we treat it with a chemical substance which is called as a leaching agent। ये leaching agent क्या करता है, ये preferentially ore के साथ react करता है और एक soluble substance में convert हो जाता है। ठीक है, leaving behind the gang or matrix as such। ठीक है ना, तो जब हमारे solution में ore चला गया soluble form में और मैट्रिक्स रहा इनसॉल्युबल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन से हमारे पास रेजिड्यू मिलेगा जो कि गैंग होगा, जिसको हम बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और जो फिल्ट्रेट बचेगा उस फिल्ट्रेट के अंदर हमारे और पार्टिकल्स होंगे सॉल्युबल फॉर्म में। ठीक है, सो केमिकल सबस्टेंस ने क्या किया, उसने और के साथ कंबाइन होके एक सॉल्युबल सबस्टेंस बना दिया। ठीक, अब इस सॉल्युबल सबस्टेंस को हम क्या करते हैं, फिल्टर करके बाहर निकाल देते हैं। इस सॉल्युबल सबस्टेंस के साथ हम कुछ और केमिकल सबस्टेंस, एक और केमिकल सबस्टेंस इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, केमिकल सबस्टेंस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो जब ये केमिकल सबस्टेंस इसके साथ रिएक्ट करता है, ये और को वापस से रिकवर कर देता है। ठीक है ना, और इज रिकवर्ड। ठीक, सो दिस मेथड इज व्हाट वी कॉल एज लीचिंग। ठीक है, नाउ एल्युमिनियम की लीचिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है ना, एल्युमिनियम को हम कैसे इसकी लीचिंग कर देते हैं। क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीचिंग इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। सो यू विल रिमेंबर दैट एल्युमिनियम का जो ओर है बॉक्साइट, ठीक, उस ओर को हम लीचिंग से ही कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक है, और एल्युमिनियम की लीचिंग की प्रोसेस को हम नाम देते हैं बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस। ठीक, सो बेयर्स प्रोसेस क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम और बॉक्साइट ओर। ठीक, सो व्हाट वी डू इज, बॉक्साइट ओर कंटेन्स FeO, SiO2, TiO2 एज इंप्योरिटीज। बॉक्साइट ओर क्या होता है, पहले हम बता दें, बॉक्साइट इज Al2O3, Al2O3 2 times water। ठीक, दिस इज बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट के साथ क्या चीज एसोसिएटेड है, FeO, SiO2, TiO2, they act as impurities। ठीक, so what we do, the powdered, ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, the powdered ore is treated with a concentrated solution of sodium hydroxide। ठीक, हम इस पाउडर्ड ओर को, जिसके अंदर इंप्योरिटीज है, हम इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक केमिकल सबस्टेंस है, ये यहां पे एक्ट करता है एज द लीचिंग एजेंट। ठीक है, एट ए टेम्परेचर ऑफ 473
to 523 Kelvin and a pressure of 35 to 36 bars. ठीक है, उससे क्या होता है, when Al2O3 dissolves in alkali to form soluble complex, तो जो हमारा बॉक्साइट और है Al2O3, ये क्या करता है, ये डिसॉल्व होता है एल्कली में, सोडियम हाइड्रोक्साइड में. ठीक है, क्या बनाता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है. ठीक, while the impurities do not react, impurities रिएक्ट नहीं करते हैं and can be removed by filtration. तो रिमूव हमने इसको कर दिया किससे, फिल्ट्रेशन से. ठीक, hence the filtrate containing sodium aluminate, तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में, that is sodium aluminate. सोडियम एल्यूमिनेट, तो सोडियम एल्यूमिनेट को हम क्या करते हैं, the filtrate containing sodium aluminate and sodium silicate, और इसमें कुछ सोडियम सिलिकेट भी चला जाता है. सिलिकेट कहां से आता है, सिलिशियस इंप्योरिटीज है. ठीक, इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इसको हम क्या करते हैं, वी डाइल्यूट इट विद वाटर. किसको, जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिला उसको हम वाटर से क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं. तो वाटर से डाइल्यूशन पे क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट ऑफ AlOH होल थ्राइस, प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड. क्लियर. ठीक, उसके बाद द प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज फिल्टर्ड, देन ड्राइड एंड हीटेड in the absence of air to get the pure alumina. ठीक, that means the reactions goes like this. Next one, देखिए इस तरीके से रिएक्शन होती है. ये हमारा Al2O3 है, बॉक्साइट और है, इसके साथ इंप्योरिटीज भी लगी हुई है. इसको हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया ये वाला चीज. दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2. दिस इज सॉल्युबल इन द एक्वस फॉर्म. ठीक है, तो जो इंप्योरिटीज है वो एज सच रही, हमने इनको बाहर निकाल दिया फिल्ट्रेशन से. ना फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या बचा, सोडियम एल्यूमिनेट. इस सोडियम एल्यूमिनेट को हम वाटर से डाइल्यूट करते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में. ठीक है ना, इट इज कन्वर्टेड इनटू अ प्रेसिपिटेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, यहां तक लीचिंग हुई. अब हमें क्या करना है, इस सॉल्युबल सबस्टेंस से Al2O3 को वापस निकालना है. तो हम क्या करते हैं, NaAlO2 को वाटर के साथ डाइल्यूट करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हैं. इस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फिर डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ 1473 केल्विन, और हमें क्या मिलता है, वी गेट द प्योर एल्यूमिना बैक प्लस वाटर. ठीक, तो हमें इस तरीके से प्योर फॉर्म में बॉक्साइट और वापस मिल जाएगा. क्लियर. इस प्रोसेस को हम नाम देंगे लीचिंग. ठीक, तो इस तरीके से हमने बताया एल्यूमिनियम की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम लीचिंग को कैसे इस्तेमाल करते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. The next question is describe the underlying principle of each of the following metal refining methods. ठीक है, now metals की refining की जाती है. क्या मतलब, हमने concentration की, concentration से ore को हमने impurities से साफ कर दिया, उसके बाद हम उस ore की oxidation करते हैं और रिडक्शन करते हैं, फाइनली हमारे पास मेटल मिल जाता है अलग. ठीक, लेकिन जो मेटल हमें मेटलर्जिकल ऑपरेशन से मिलता है वो 100% प्योर नहीं होता है. ठीक है, तो उसमें कुछ इंप्योरिटीज और भी एसोसिएटेड होती है. ठीक, नाउ उस क्रूड मेटल से जब हम इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देते हैं, उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग कहते हैं. ठीक, अब रिफाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, हमने यहां पे सिलेक्ट किए हैं दो मेथड्स. वन इज जोन रिफाइनिंग. ठीक, अनदर इज वेपर फेज रिफाइनिंग. तो चलिए हम बात करते हैं जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग के बारे में. ठीक है, जोन रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स. ठीक, सबसे पहले बात करते हैं जोन रिफाइनिंग की. ठीक, जोन रिफाइनिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट impurities are more soluble. Impurities are more soluble in the molten state of the metal, जिसको हम मेल्ट कहते हैं, देन इन द सॉलिड स्टेट. ठीक है, सो प्रिंसिपल आप याद रखिए जोन रिफाइनिंग का, वो ये कि इंप्योरिटीज ज्यादा सॉल्युबल होती हैं किसमें, वो होती हैं ज्यादा सॉल्युबल मोल्टन स्टेट में. ठीक है, सो अगर मेटल के साथ इंप्योरिटीज एसोसिएटेड है, वो इंप्योरिटीज मेटल की मोल्टन स्टेट में ज्यादा सॉल्युबल होती हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड स्टेट. ठीक है ना, दिस इज द प्रिंसिपल. सो हम क्या करते हैं, हम इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम उस इंप्योर मेटल का एक रॉड बना देते हैं. ठीक है, और उस इंप्योर मेटल को हम एक चैम्बर में डाल देते हैं, इस चैम्बर में. ठीक है, सो दिस इज अवर इंप्योर मेटल. ये ध्यान दीजिए यहां पे, दिस इज द इंप्योर मेटल. ठीक, दिस इज द इंप्योर मेटल जिसके अंदर अभी भी इंप्योरिटीज है. इसको हमने किस में डाल दिया, इसको हमने एक ट्यूब में डाल दिया, जिस ट्यूब के अंदर नोबल गैसेस का एटमॉस्फेयर है. मतलब वी आर कैरिंग आउट द प्रोसेस अवे फ्रॉम द एयर, अवे फ्रॉम द ऑक्सीजन. ठीक है ना, इन नोबल गैस एटमॉस्फेयर, in an inert atmosphere. ठीक, और इस
चैम्बर के अराउंड हम क्या लगा देते हैं, ये देख लीजिए आप यहां पे, यू कैन सी हियर दिस वन, दिस इज ए हीटर एंड दिस इज अनदर हीटर, ठीक है। ये एक ऐसा हीटर हम इसमें लगा देते हैं जो मूव करता रहता है, यहां से यहां से यहां, टू एंड फ्रो, ऊपर से भी और नीचे से भी, ठीक है। हीटिंग की वजह से क्या होता है, हीटिंग की वजह से क्या होगा, हीटिंग की वजह से हमारा मेटल जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अब मेटल जब मेल्ट हुआ उसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है, इंप्योरिटी प्रेजेंट है, ठीक है। वो इंप्योरिटी ज्यादा सॉल्युबल किस स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में है, ठीक है। तो मेटल जब मेल्ट हुआ उसके साथ साथ इंप्योरिटी भी मेल्ट हो जाएगी और वो ज्यादा सॉल्युबल मोल्टन स्टेट में रहेगा, ठीक। नाउ जैसे जैसे ये हीटर आगे चला जाएगा, पीछे टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, कूलिंग होगी, उस कूलिंग की वजह से क्या होगा, मेटल वापस फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। सॉलिडिफाई कुछ पोर्शन होगा, कुछ पोर्शन इसका मोल्टन स्टेट में होगा। अब जो इंप्योरिटी होगी वो ज्यादा किस में जाएगी, मोल्टन स्टेट में जाएगी, ठीक है ना। और जैसे जैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे, पीछे सॉलिडिफिकेशन होती जाएगी, आगे वाला पोर्शन, हीटर वाला पोर्शन मोल्टन फॉर्म में होगा, तो इंप्योरिटी ज्यादा मोल्टन फॉर्म में चली जाएंगी, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हीटर आगे बढ़ता जाएगा, मेल्ट भी आगे चलता जाएगा और उसके अंदर इंप्योरिटीज भी आगे चलती जाएगी, ठीक। यही प्रोसेस बार बार रिपीट होती है यहां पे, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एक टाइम ऐसा आता है कि सारी की सारी इंप्योरिटीज इस मेटल के एक साइड पे जमा हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहां पे, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे मेटल के अंदर क्या जमा हो गई, इंप्योरिटीज। ये वाला पोर्शन इंप्योरिटीज से भर जाएगा और ये वाला पोर्शन जो होगा ये पूरा प्योर होगा, ठीक। सो व्हाट वी विल सिंपली डू, वी विल कट दिस पोर्शन ऑफ। तो ये पोर्शन जब हमने बाहर निकाल दिया, हमारे पास जो पीछे मेटल बचेगा वो प्योर फॉर्म में होगा, ठीक। इस मेथड को हम जोन रिफाइनिंग का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने वही पॉइंट्स मेंशन किए हैं। This method is based on the principle that impurities are more soluble in the molten state of the metal than in the solid state. Next point, in the process of zone refining, a circular mobile heater is fixed at one end of a rod of impure metal. ठीक, तो हम इसको एक rod form में लेते हैं. Next point is, as the heater moves, the molten zone of the rod also moves. जैसे जैसे heater आगे चलेगा, molten portion भी उसके साथ साथ चलेगा with it. As a result, pure metal crystallizes out. पीछे जो बचेगा पोर्शन, हीटर के पीछे जो पोर्शन बचेगा वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारा मेटल फिर से क्रिस्टलाइज होगा, क्रिस्टलाइजेस आउट ऑफ द मेटल एंड द इंप्योरिटीज पास टू द एडजेसेंट मोल्टन जोन. इंप्योरिटीज किस में जाएंगे, मोल्टन जोन में चली जाएंगी. ठीक, यही प्रोसेस क्या होगी, रिपीट होगी बार बार, और the process is repeated several times which leads to the segregation of impurities at one end of the rod. The end with impurities is cut off. ठीक है, और याद रखना है ये हम यूज करते हैं मेथड किन के लिए, सिलिकॉन के लिए, बोरॉन के लिए और गैलियम के लिए. Silicon, boron and gallium are purified by or refined by this method, which is what we call as zone refining. ठीक, let's move to the next method, that is vapor phase refining of metals. देखिए vapor phase refining में हम क्या करते हैं, vapor phase refining में हम simply impure metal की, ये for example हमारा impure metal है, this is impure. ठीक, this is impure metal. Now इस इंप्योर मेटल को हम क्या करते हैं, इस इंप्योर मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं किसी सब्सटेंस के साथ, फॉर एग्जांपल सब्सटेंस बी के साथ. ठीक है, ये सब्सटेंस बी क्या करता है, ये सब्सटेंस बी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, इंप्योरिटीज के साथ रिएक्ट नहीं करता है. ठीक है, मेटल के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, इट फॉर्म्स ए volatile substance. ये volatile substance बनाएगा MB, which is in the gaseous state. ठीक है, now मेटल मेरे पास है इंप्योर, मेटल की रिएक्शन मैंने एक कंपाउंड के, एक सबस्टेंस के साथ की, केमिकल सबस्टेंस के साथ की, उसने प्योर मेटल के साथ रिएक्शन की इंप्योरिटीज को छोड़ के, और प्योर मेटल को किसमें कन्वर्ट कर दिया, वोलेटाइल गैसियस सबस्टेंस में. ठीक है, तो जब वो मेटल गैसियस सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसके वेपर्स बनेंगे, उसको हम कलेक्ट करेंगे. पीछे जो रहेगा वो इंप्योरिटीज रहेंगी, क्योंकि इंप्योरिटीज के साथ इसने रिएक्ट नहीं किया, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुई. ठीक है, अब ये जो वोलेटाइल गैसियस सबस्टेंस हमें मिला, हम क्या करते हैं, अब उसके बाद हमें मेटल को वापस ले जाना है, लाना है. ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसकी एट सम हाई टेम्परेचर व्हाट वी डू, हम इसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं, और जब इसकी डिकम्पोजिशन होती है तो हमें प्योर मेटल मिल जाता है वापस, और वो सबस्टेंस केमिकल सबस्टेंस वापस मिल जाता है. इस तरह से हम प्योर मेटल को
हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यही हमने यहां पे भी बता दिया है, देख लीजिए आप। इन दिस मेथड द इम्प्योर मेटल इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वोलेटाइल कंपाउंड एंड कलेक्टेड एल्सवेयर, which is then decomposed, जिसको हम फिर डिकम्पोज करते हैं by heating at a higher temperature to give pure metal। ठीक, अब ये वेपर फेज रिफाइनिंग जो है इसमें हम दो मेथड्स यूज करते हैं। नंबर वन इज मॉन्ड्स प्रोसेस एंड नंबर सेकंड इज वैन आर्कल मेथड। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसीलिए हमने यहां पे इनको मेंशन किया है कि दोनों में प्रोसीजर सेम है जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक, मॉन्ड्स प्रोसेस में क्या होता है और वैन आर्कल मेथड में क्या होता है, तो आप याद रखेंगे मॉन्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर निकल। मॉन्ड्स प्रोसेस किसके लिए हम यूज करते हैं, निकल को प्यूरिफाई करने के लिए। हम क्या करते हैं इसमें, निकल इज रिफाइंड यूजिंग दिस मेथड। इन दिस मेथड निकल इज फर्स्ट कन्वर्टेड टू वोलाटाइल टेट्राकार्बोनिल निकल। तो निकल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, टेट्राकार्बोनिल निकल में, बाय हीटिंग इट इन ए करंट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम क्या करते हैं, हम निकल को, इंप्योर निकल को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल के साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल टेट्राकार्बोनिल निकल बना देता है। ठीक है, तो टेट्राकार्बोनिल निकल के वेपर्स हम अलग जगह पे कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद एट ए टेम्परेचर ऑफ 330 to 350 केल्विन। ठीक, ओनली निकल कंबाइंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड लीविंग बिहाइंड द इंप्योरिटीज, तो इंप्योरिटीज पीछे रह गई। टेट्राकार्बोनिल निकल ऑन फर्दर हीटिंग, तो अब हम टेट्राकार्बोनिल निकल को क्या करते हैं, फर्दर हीट करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 450 to 470 केल्विन। ठीक, डिकम्पोजेस टू फॉर्म वेपर्स ऑफ प्योर निकल, तो ये डिकम्पोज हो जाता है और हमें क्या देता है, निकल के वेपर्स दे देता है, प्योर निकल के वेपर्स दे देता है। ठीक, सो द रिएक्शन गोज लाइक दिस, The reaction is like this। निकल की रिएक्शन हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करते हैं एट ए टेम्परेचर ऑफ 330 to 350 केल्विन। इट गेट्स कन्वर्टेड टू वोलेटाइल टेट्राकार्बोनिल निकल। नाउ इस टेट्राकार्बोनिल निकल से हम निकल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, टेट्राकार्बोनिल निकल की हम फर्दर डिकम्पोजिशन करते हैं एट सम हायर टेम्परेचर, इट कन्वर्ट्स टू निकल प्योर और पीछे हमें मिल जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो इस तरीके से हम वेपर फेज मेथड यूजिंग मॉन्ड्स प्रोसेस हम निकल को प्यूरिफाई या निकल की रिफाइनिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज वैन आर्कल मेथड। ठीक, ना वैन आर्कल मेथड भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें हम कार्बन मोनोऑक्साइड के बजाय आयोडीन यूज करते हैं। ठीक, नाउ द इम्प्योर टाइटेनियम, दिस इज यूज्ड फॉर टाइटेनियम एंड जिरकोनियम। ठीक है, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम, टाइटेनियम एंड जिरकोनियम इन दो के लिए हम वैन आर्कल मेथड यूज करते हैं। सो द इम्प्योर टाइटेनियम इज हीटेड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल विद आयोडीन, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, एट 870 केल्विन द कोवेलेंट वोलेटाइल वहां पे क्या बन जाता है, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड, टाइटेनियम टेट्राआयोडाइड बन जाता है। Thus formed is separated which is then decomposed, तो उसके बाद हम इसकी डिकम्पोजिंग करते हैं by heating over a tungsten filament। टंगस्टन फिलामेंट में एट ए टेम्परेचर ऑफ 2075 केल्विन, उससे हमें क्या मिल जाता है, प्योर टाइटेनियम। सो ये टाइटेनियम इम्प्योर है। ठीक, इसकी रिएक्शन आयोडीन के साथ हुई at a temperature of 870 Kelvin, we get titanium iodide in the gaseous state. Then we decompose this titanium iodide at a temperature of 2075 Kelvin. We get pure titanium। ठीक, this is the method of vapor phase refining। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म जो हमें डिस्कस करनी है दैट इज फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, देखिए जो और हमारे पास अवेलेबल होता है, हमने बताया कि हम उसकी पहले क्या करते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उससे इंप्योरिटीज को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है दैट्स कॉल्ड एज एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के अंदर दो प्रोसेसेस होती है, पहले ओर की ऑक्सीडेशन होती है, उसके बाद उसकी रिडक्शन होती है और हम प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, नाउ जब हम ओर की एक्सट्रैक्शन करते हैं, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन उस ओर के साथ अभी भी कुछ थोड़ी बहुत इंप्योरिटीज एसोसिएटेड होती है विच इज लेफ्ट आउट ड्यूरिंग कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, कॉन्सेंट्रेशन के बाद भी कुछ लेफ्ट आउट इंप्योरिटीज जो ओर के साथ एसोसिएटेड होती है, उन लेफ्ट आउट इंप्योरिटीज के साथ हम एक केमिकल सबस्टेंस डाल देते हैं जो उसके साथ रिएक्ट करके एक लाइटर इनफ्यूजिबल मास बना देता है। ठीक है,
उस केमिकल सबस्टेंस को जो लेफ्ट आउट गैंग पार्टिकल्स के साथ कंबाइन होता है उसको हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। नाउ फ्लक्स जब गैंग के साथ कंबाइन होता है, वहां से जो सबस्टेंस बनता है उसको हम स्लैग कहते हैं, ठीक है। और वो स्लैग क्या होता है? वो एक लाइटर, एक फ्यूजिबल मास होता है जिसको हम बाद में बाहर निकाल सकते हैं, और इस तरीके से हम वो लेफ्ट आउट इंप्योरिटीज भी ओर से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक। सो फ्लक्स इज अ सबस्टेंस विच कंबाइंस विद द गैंग पार्टिकल्स ऑफ द ओर टू फॉर्म इजीली फ्यूजिबल, दिस इज फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग, ठीक है। सो गैंग प्लस फ्लक्स कंबाइन होकर क्या बना देता है? स्लैग। फॉर एग्जांपल, किसी और में हमारे पास अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक्ट कर रहा है एज एन इंप्योरिटी, हम उसके साथ ऐड कर सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। ये कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट करेगा एज ए फ्लक्स एंड इट विल रिएक्ट विद द गैंग एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम सिलिकेट विच इज व्हाट वी कॉल एज स्लैग, ठीक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म। द नेक्स्ट टर्म इज कैल्सिनेशन, ठीक। सो अभी जैसे मैंने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन के बाद एक्सट्रैक्शन होती है, और की एक्सट्रैक्शन में दो स्टेप्स होते हैं, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, ठीक। नाउ ऑक्सीडेशन जो होती है, जो ऑक्सीडेशन हम करते हैं दो तरीकों से करते हैं, एक होता है कैल्सिनेशन, दूसरा होता है रोस्टिंग, ठीक। कैल्सिनेशन का मतलब होता है जब हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर को हीट करते हैं in either absence of oxygen or in a limited supply of oxygen। हम एक रिवर्बरेटरी फर्नेस में अपने ओर को, जिसको हमने कॉन्सेंट्रेट किया है, उसको लेते हैं और उस ओर की हम क्या कर देते हैं? हीटिंग करते हैं इस तरीके से such that the ore will not melt। So calcination is the process of converting concentrated ore of a metal into its oxide by heating it strongly below its melting point, either in absence of air or limited supply of air, ठीक है। calcination is carried out in a reverberatory furnace। so हम reverberatory furnace में हमारे ore को लेते हैं, उसको हम हीट करते हैं below its melting point, ताकि in absence of air or in limited supply of air, ताकि वो convert हो जाए किसमें? ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है ना। याद रखिएगा कि हम ये जो कैल्सिनेशन मेथड है यूजुअली हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स के लिए करते हैं, ठीक है। सो ड्यूरिंग कैल्सिनेशन फॉलोइंग चेंजेस ऑकर। कैल्सिनेशन के वक्त क्या होती है? कुछ चेंजेस होती है। नंबर वन इज इट कन्वर्ट्स हाइड्रोक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स और कार्बोनेट्स को ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, और अगर उसके साथ मॉइस्चर लगा हो या और के साथ वाटर ऑफ हाइड्रेशन लगा हो, तो उस हीटिंग की वजह से वो मॉइस्चर बाहर निकल जाता है, और वो एक तो मॉइस्चर बाहर निकल जाता है और उसके साथ जो वाटर ऑफ हाइड्रेशन होगा वो भी बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट वन इज ओर बिकम्स पोरस विच कैन बी कन्वीनियंटली रिड्यूस्ड। और क्या हो जाता है? पोरस बन जाता है, ठीक है, और इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और वो आगे आने वाले स्टेप में हम जिसको हम रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन कहते हैं, उसमें वो काफी ज्यादा फिजिबल बन जाती है वो वाली प्रोसेस, बिकॉज ऑफ दैट पोरोसिटी ऑफ दैट ओर। और वो पोरोसिटी कहां से मिलती है उसको? जब हम इसकी कैल्सिनेशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक मेथड होता है दैट्स कॉल्ड एज रोस्टिंग, ठीक। तो रोस्टिंग में भी हम क्या करते हैं? रोस्टिंग में भी हम ओर की हीटिंग कर देते हैं इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस, बट इन एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। हम उसको काफी एक्सेस ऑफ एयर में रोस्ट कर देते हैं, हीट कर देते हैं, और उस वक्त भी हमारा जो ओर होता है वो ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन रोस्टिंग हम जनरली किन के लिए यूज करते हैं? सल्फाइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, ठीक। और सल्फाइड ओर्स रोस्टिंग से कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू ऑक्साइड्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।